हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, यानी इंट्रोडक्शन। कई तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए थे। और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। तो तीन चीजें हो गई, नॉमेनक्लेचर, इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर। आज बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते हैं। तो चलिए भाई शुरू हो जाइए, कॉपी पेन पकड़ लीजिए, नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाए। तो हम बात करने वाले हैं आज कार्बोक्सिलिक एसिड, और आज का टॉपिक होगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है भाई, किस तरह से, कितने तरीकों से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, हमें क्या चाहिए, RCOOH ग्रुप, है ना। तो बहुत सारी चीजों का हमें करना पड़ेगा हाइड्रोलाइसिस, और बहुत सारी चीजों का हमें करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन। तो दो ही तरीके हो सकते हैं, या हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस या हमें करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें चाहिए RCOOH यानी ऑक्सीजन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो मेथड ऐसे हैं जिनके थ्रू हम किसी ग्रुप में ऑक्सीजन को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, तो याद रखना हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन करेंगे। चलो पहले देख लेते हैं किन किन मेथड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। तो बच्चों पहला मेथड हमारे पास है फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। तो भाई प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड का हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन, है ना। तो अगर हम प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे, तो आपको मालूम है एल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड। तो करेंगे ऑक्सीडेशन। दूसरा फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर कोई एल्काइल चेन होगा। अब बच्चों बेंजीन के ऊपर जब एल्काइल चेन होगा तो हमें क्या मिलेगा, वो हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का भी हमें करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करेंगे तभी जाके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है ना। तो वही कहानी याद रखना, हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन। तीसरा हमारे पास है फ्रॉम साइनाइड, यानी नाइट्राइल यानी CN ग्रुप, और एमाइड। तो भाई एमाइड में कौन सा ग्रुप होता है, RNH2, है ना, CONH2, और यहां CN है। तो कार्बन तो है, किसी में ऑक्सीजन भी है, तो एक ऑक्सीजन हमें लाना पड़ेगा। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस। कंसेप्ट याद रखना बस कि करना क्या हमें, है ना। चौथा हमारे पास है फ्रॉम एस्टर, फ्रॉम एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। तो इनसे भी हम क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। और इन सबका बच्चों क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। क्लियर हो गया? ठीक है, लास्ट एग्जांपल हमारे पास है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम बोलते हैं RMgX। और बच्चों इसकी रिएक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये अलग तरह की स्पेशल रिएक्शन है ना। तो ये 5 मेथड है जिनके थ्रू हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस की जरूरत पड़ेगी, तब जाके हम किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? और जब भी बच्चों ऑक्सीडेशन की बात आती है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब भी हाइड्रोलाइसिस की बात आएगी तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वाटर की। सिंपल।
क्लियर हो गया। तो ये 5 मेथड है, इनके थ्रू हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाएंगे। तो आज 1 बाय 1 पांचों के पांचों मेथड डिस्कस करने वाले। चलिए नोट कीजिए, नोट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पहले एल्कोहल वाला देख लेते, तो ये मिटा दिया जाए। ठीक है भाई, बहुत इजी मेथड है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। चलो, तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे सबके सब, ऊपर मैं लिख देता हूं फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन नहीं करने वाले हैं, किसका ऑक्सीडेशन करने वाले हैं भाई, प्राइमरी एल्कोहल का और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने वाले हैं, है ना। ठीक है, कीटोन का नहीं करेंगे, कीटोन क्योंकि नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, लेकिन मोस्टली अल्कोहल और एल्डिहाइड की हम ज्यादा बात करते हैं। अब देखो भाई, देखो जब भी बच्चों ऑक्सीडेशन की बात होती है तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अल्कोहल और एल्डिहाइड को कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कौन कौन से है भाई, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में। दूसरा हमारे पास है सबसे पॉपुलर KMnO4, ये भी जो है एसिडिक मीडियम में या फिर OH बेसिक मीडियम में। ठीक है, Cr2O3 क्रोमिक एसिड है, ये भी जो है एसिडिक मीडियम में यूज होता है। तो इस तरह के हमारे पास कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनका हम यूज करेंगे अल्कोहल को और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने में। ठीक है, अब बच्चों इनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है वो KMnO4 होता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर हम KMnO4 के अलावा कुछ और रिएजेंट यूज करते हैं तो वो जो है कुछ बाय प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे एस्टर, तो उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टर भी बनेगा, लेकिन अगर हम KMnO4 का यूज करते हैं तो हमें प्रोडक्ट यील्ड ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ आप देखोगे कि KMnO4 का यूज ज्यादा होता है, तो हम लोग भी KMnO4 पे कंसंट्रेट करेंगे। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। तो चलो मैंने यहां पर लिखा है RCH2OH, क्लियर हो गया। ठीक है, और इसका हम करवाने वाले हैं ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। ठीक है, और बच्चों ये होगा एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम है। सीधी सी बात है, हमारा अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH में। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह आप कोई एल्डिहाइड लो और उसका ऑक्सीडेशन करवाओ KMnO4 की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH में। तो मिल गया आपको RCOOH। ठीक है, अब R की वैल्यू चेंज करके आप अलग अलग टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं CH3CH2CH2OH और यहां लिखा मैंने बच्चों KMnO4, समझ जाना चाहिए हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो देखो 3 कार्बन का अल्कोहल है, तो आपको 3 कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। ये ध्यान रखना है, जितने कार्बन का आप अल्कोहल लेंगे उतने ही कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेगा। तो बच्चों इसका नाम है प्रोपेनॉल, तो ये मिलेगा आपको प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर। इसी तरह दूसरा भी देख लीजिए, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, और इसका भी हम करवाने वाले हैं ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल जाएगा CH3COOH। तो क्लियर हो गया, वेरी सिंपल है, अल्कोहल सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे बट कार्बन नंबर विल नॉट बी चेंज, जितने कार्बन का ये लिया उतने कार्बन का ये। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नोट कीजिए चलो फटाफट। समझ में आ रहा है, बहुत इजी रिएक्शन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, चलो तो हमने एल्डिहाइड और अल्कोहल से क्या बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, और ये रिएक्शन वैसे आपने अल्कोहल में भी पढ़ी है ना, तो कन्वर्जन में आपको ये हेल्प करेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट
दूसरा मेथड है फ्रॉम, कौन सा पढ़ा था हमने, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, है ना, ये तो था। ठीक है भाई, अब देखो एल्काइल बेंजीन का भी ऑक्सीडेशन करेंगे, हाइड्रोकार्बन हमारे पास है। तो बच्चों देखो एल्काइल बेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर मैं कोई एल्काइल चेन लगा देता हूं। मान लिया जाए मैंने बेंजीन के ऊपर CH3 लिख दिया, और यहां पर भी मैं यूज करूंगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम। तो बच्चों होगा क्या, देखिए ये पूरी की पूरी एल्काइल चेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। तो जो भी एल्काइल चेन आपने लिखी है वो ऑक्सीडेशन होके एक कार्बोक्सिलिक एसिड में, ध्यान रखना ना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बच्चों हमें मिल जाएगा C≡O≡K, पहले K मिलता है ना, पोटेशियम सॉल्ट, और उसके बाद इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार पूछा होता है कि KMnO4 फॉलोड बाय H2, ठीक है, तो समझ जाना चाहिए हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने वाले हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल, अगर मान लिया जाए चेन ऐसी हो 1 2 3, 3 कार्बन है, यानी इसका नाम होगा प्रोपाइल बेंजीन, है ना। तो बच्चों सेम कंसेप्ट आएगा, KMnO4 फॉलोड बाय H2O एंड H+, है ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड। तो बच्चों ध्यान रखना है कि एल्काइल चेन कितनी भी बड़ी हो, पूरी की पूरी चेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। तो यानी कार्बन नंबर मायने नहीं रखता है, कितने भी कार्बन हो, कितने भी बड़ी चेन हो, पूरी की पूरी चेन किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। तो बेंजोइक एसिड हमें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसी कोई चेन हो तो भी डो मतलब जो रिएजेंट मैंने ऊपर लिए हैं, पूरी की पूरी चेन बच्चों किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एक कार्बोक्सिलिक एसिड में। बट एक एक्सेप्शन ध्यान रखना, अगर बेंजीन किसी टर्सरी कार्बन एल्काइल चेन से जुड़ी है, देखिए ये वाली जो एल्काइल चेन है कौन सी है, टर्सरी, है ना, टर्सरी। और टर्सरी एल्काइल चेन होती है बच्चों, तो यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। और जब कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो अब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। पूछ लेते कई बार कि जो है इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। तो बच्चों ध्यान रखें कि बेंजीन के साथ जो एल्काइल चेन जुड़ी है उस पर अगर कोई हाइड्रोजन होता है, यानी इसमें देखो हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, तो तभी जाके वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगी। अगर हाइड्रोजन नहीं हुआ तो वो कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब चेन टर्सरी होगी तभी जाके रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी ये डिपेंड करेगा कि जो साइड चेन आपने जुड़ी है उस पर अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो प्राइमरी सेकेंडरी सारी चेन कन्वर्ट हो जाएगी, टर्सरी वाली चेन कन्वर्ट नहीं होगी। क्लियर, ठीक है, मिटा दूं, मिटा दो भाई, ठीक है। आप देखो एक और कॉन्सेप्ट, पेन थोड़ा सा मैं दूसरी इस्तेमाल कर लेता हूं, है ना। अब देखो अगर मान लिया जाए कि यहां पर दो CH3 जुड़े हैं, तो बच्चों ध्यान रखना जितने CH3 होंगे उतने कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अलग अलग, है ना, KMnO4 फॉलोड बाय H2O। तो यहां पर आपको दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। कंसेप्ट क्या है कि बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन अगर ज्यादा होंगे तो उतने कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेंगे। क्लियर हो गया, तो हमने इस तरह से इसको बना लिया। इसका नाम मैंने आपको बताया था थैलिक एसिड। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो तो ये पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट है कि कौन सा जो है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा।
अब एक चीज बच्चों यहां पर होती है, कभी कई यहां पर दे देते हैं कि अगर हम थैलिक एसिड को हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बच्चों क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और थैलिक एसिड कन्वर्ट इनटू थैलिक एनहाइड्राइड, ये देखिए -H2, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये बन जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। तो ध्यान रखना, अगर थैलिक एसिड के बाद अगर आपको हीट का सिंबल दिखे या किसी एसिड का सिंबल दिखे तो ध्यान रखना वो हमेशा क्या बनेगा, एनहाइड्राइड बनेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ KMnO4 और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाते हैं। तो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, किसका होगा किसका नहीं होगा और किस तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलने वाला है। मिटा दो भाई, ठीक है, चलो बढ़िया, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये दूसरा मेथड भी हमने कंप्लीट कर लिया है ना। अब आगे चलते हैं हमारे तीसरे मेथड में। तीसरा मेथड हमने कौन सा लिखा था भाई? तीसरा फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल, है ना, ये तो लिखा था, नाइट्राइल एंड एमाइड। ठीक है भाई, नाइट्राइल का फॉर्मूला होता है CN और अमाइड का फॉर्मूला होता है NH2, CONH2, है ना, याद होगा सब लोगों को। ठीक है, अब देखो हाइड्रोलाइसिस है ना, RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो बच्चों ध्यान रखिए कि जब भी हम साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हम या तो एसिड लेते हैं या तो बेस लेते हैं, तो दोनों कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। तो साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस पहले हमें एमाइड देता है, यानी साइनाइड पहले हमें एमाइड देगा, ऑलवेज एमाइड। अब दोबारा से जब हम एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिड या बेस की प्रेजेंस में, तो भाई एमाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH एसिड में, और साथ में क्या रिमूव करेगा, अमोनिया गैस को रिमूव करेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो सीक्वेंस यही है, पहले साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस अमाइड और अमाइड का हाइड्रोलाइसिस एसिड, यानी अल्टीमेटली साइनाइड हमें एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में ही हाइड्रोलाइज होके मिलने वाला है। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या है, देखो कई बार लिखा होता है बच्चों कि अगर हम साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो बच्चों हमें जो लास्ट प्रोडक्ट होगा वो एमाइड मिलेगा। लेकिन अगर हम साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बच्चों हमें जो लास्ट प्रोडक्ट मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, तो पार्शियल हमें एमाइड देगा और कंप्लीट हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। और अगर हम एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं किसी भी कंडीशन में तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलने वाला है। तो क्लियर हो गया? तो साइनाइड देन एमाइड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से चलेगा पूरा की पूरा। ठीक है, चलो ठीक है, तो कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, सीधे साइनाइड जो है आपको किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है भाई, समझ में बात आ गई? चलो, तो साइनाइड और एमाइड सीधे आपको क्या बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड देने वाले हैं, है ना। अच्छा चलो, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। मान लिया जाए हमारे पास इस तरह जुड़ा है CN और CN, है ना, और हमने इसका किया हाइड्रोलाइसिस H+, तो बच्चों क्या हो जाएगा, COOH एंड COOH, है ना, बेंजीन के ऊपर भी लगा होता है COOH। ठीक है, अब अगर हम इसका करें NH3 के साथ रिएक्शन, तो बच्चों NH3 क्या है, बेस है, और ये दोनों क्या है, एसिड है। तो पहले एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होगी, तो हमें क्या मिलेगा, COONH4 एंड COONH4, इस तरह से मिलेगा। और अब हम इसका हीट करें तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, अब हमें मिलने वाला है, देखिए CONH2 एंड CO
NH2, तो अमाइड मिल गया। ठीक है ना, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अभी मैं आपको कन्वर्जन बताऊंगा, जस्ट पर मैंने एग्जांपल बताया। तो CN अगर कहीं आपको दिखे तो उसका हाइड्रोलाइसिस क्या होगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा क्या बनाता है, पहले सॉल्ट बनाता है, और वो सॉल्ट हीट करने के बाद वाटर को लॉस करके क्या बनाते हैं, एमाइड बनाते हैं। तो ये मैं डिटेल आपको प्रिपरेशन में बताऊंगा। अभी केवल मैंने ये बताया कि अगर आपको साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस दिखे तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाना है। क्लियर हो गया, ठीक है, मिटा दिया जाए। चलो, तो हमारा तीसरा मेथड कंप्लीट है ना। अब बच्चों हम बात करते हैं चौथे मेथड की। चौथा मेथड हमारे पास था फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड CO2, है ना। तो अब देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम बोलते हैं बच्चों RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और CO2 को हम कैसा लिखेंगे, ऐसे, है ना, लीनियर होता है इस तरह से। अब बच्चों यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो C पे आ जाएगा पॉजिटिव, रिस पे आएगा नेगेटिव। और RMgX में ये वाला हिस्सा नेगेटिव है और बाकी वाला हिस्सा पॉजिटिव, तो पहले नेगेटिव यहां अटैक करेगा और ये जो पूरा हिस्सा है ये माइनस पे जाएगा। ऐसा कुछ आपने पढ़ा है एल्कोहल में, है ना। तो अब देखिए क्या बना, C डबल बॉन्ड O, और ये था O, और यहां आपने जोड़ा MgX, और यहां हमने जोड़ दिया R। क्लियर हो गया, ऐसे हुआ। अब बच्चों जब भी RMgX की रिएक्शन होती है तो हमेशा फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है, तो फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस होगा तो बच्चों कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो हमेशा जो है यहां पे आने वाला है H, ठीक है, और MgX के साथ जाने वाला है OH। तो देखो RC डबल बॉन्ड O, और यहां आएगा H प्लस Mg और एक OH और X। ये तो हमेशा ऐसे निकलेगा। देखो हमें क्या मिल गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यानी कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बनेगा डिपेंड करेगा कि R का नेचर क्या है। अगर R एल्काइल हुआ तो एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड, और बच्चों अगर R एराइल हुआ तो एराइल टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, समझ में आई बात। चलो मिटा देते हैं, मिटा नहीं, रहने दो इसको, फिर मैं इसको अभी आपको एक रिएक्शन और करके बताता हूं। इसको यहां पे लिखते हैं, ठीक है। अब चलो, है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि CO2 प्लस MgBr है तो इसका प्रोडक्ट बताओ। या अगर मैं आपको बोलूं कि CH3CH2MgCl प्लस CO2 तो इसका प्रोडक्ट बनाओ। तो ये होगा बच्चों फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो ठीक है, चलो बनाओ इसका प्रोडक्ट, है ना, कोशिश करो क्या बनने वाला है। ठीक है, पॉज करो वीडियो को, कोशिश करो। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या बनने वाला है। तो बच्चों हमारे पास बनने वाला है COOH, और इधर बनने वाला है CH3CH2COOH। तो एक बनेगा बेंजोइक एसिड और दूसरा बनेगा नहीं प्रोपेनोइक एसिड, है ना। तो कहानी क्या है, देखो बेंजीन का ये वाला हिस्सा कार्बन के इसके साथ जाएगा, तो ये वाला तो COOH बनने वाला है, और R कहां से आया, यहां से, तो RCOOH। उसी तरह ये हिस्सा R है, RCOOH, तो RCOOH, तो एक कार्बन ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड मन मर्जी के बना सकते हैं, जो मर्जी आपको चाहिए। बस आपको क्या करना है, इस R को चेंज करते रहना है ना। क्लियर हो गया, इस तरह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने वाले हैं। समझ में आई बात, ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हर जगह इसी टाइप की रिएक्शन होती है, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है ना। RMgX फॉलोड बाय H2, RMgX फॉलोड बाय H2। ठीक है, चलो, तो हमारा नेक्स्ट फिफ्थ वाला मेथड था कि फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ, किस किस का हाइड्रोलाइसिस करने वाले हैं। पहले तो हम करने वाले हैं एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, दूसरा हम करने वाले हैं एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस,
ठीक है बच्चों। और तीसरा हम करने वाले हैं एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस, और चौथा मैं यहां पर ऐड कर दे रहा हूं अमाइड का। अमाइड मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक कंसेप्ट है वो मैं आपको इसमें क्लियर कराऊंगा। तो चार चीजें हमारे पास है, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड और एमाइड। तो एक एक करके मैं सबको लिख देता हूं और सबका हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो भाई एस्टर हमारे पास होते हैं RCOOR, ऐसा होता है एस्टर, ठीक है, ESTER, ठीक है। एसिड क्लोराइड कैसे होता है भाई, RC डबल बॉन्ड OCl, है ना। एसिड क्लोराइड जैसे मैंने आपको बताया था, डेरिवेटिव है। एनहाइड्राइड RCOOR, एनहाइड्राइड ऐसे होते हैं। और एमाइड होते हैं आपके लिए इस तरह से। क्लियर। तो ये एनहाइड्राइड, ये एमाइड, ये एसिड क्लोराइड और ये एस्टर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, देखो हाइड्रोलाइसिस बहुत सिंपल है ना। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस एसिड और बेस दोनों की प्रेजेंस में हो सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं। तो पहले एस्टर की बात करते हैं। जब भी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होगा तो बच्चों एसिड की प्रेजेंस में होगा। और तो यहां पे होता है H2SO4, है ना। तो देखो ये कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा ये। तो इतना हिस्सा इतना हिस्सा इधर। तो जब भी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होगा तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, एक मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक मिलेगा अल्कोहल। ये तो सब जानते होंगे। और इन दोनों को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एस्टर। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको यह बताया था कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एस्टर से अल्कोहल एंड एसिड, अल्कोहल और एसिड से एस्टर। ठीक है भाई। बस ध्यान क्या रखना है कि जो CO है वो एसिड के पास जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है। अब यहां पर कहानी यही है, तो ये टूट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, RCOO और H प्लस HCl। क्लियर हो गया। ठीक है। यहां पर देखो कहानी क्या है, इतना हिस्सा H के पास और बाकी इतना हिस्सा OH के पास, है ना। तो जब भी बच्चों एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस होगा तो हमेशा दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, है ना। तो देखिए एक मिलेगा आपको RCOOH और दूसरा भी मिलेगा आपको RCOOH, है ना। दोनों R सेम भी हो सकते हैं और दोनों R अलग अलग भी हो सकते हैं, डिपेंड्स, ठीक है। अमाइड का अभी मैंने आपको बता दिया। तो अमाइड का हाइड्रोलाइसिस आपको क्या देगा, एक अमोनिया और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए सब केस में क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। ठीक है भाई, समझ में आया। तो इस तरह से बच्चों सबका हाइड्रोलाइसिस होके क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्लियर हो गया। ठीक है। तो इजीली अब R की वैल्यू चेंज करते जाओ तो आपको कई तरह के एसिड मिलते जाएंगे। चलो, है ना। तो देखते हैं क्या बनने वाला है। मिटा दो ना, मिटा दो भाई, ना। नोट कर लिया सबने। अब देखिए फर्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कि भाई COOCH3 इसका करवाना है हाइड्रोलाइसिस, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप प्रोडक्ट बनाते जाइए, है ना। दूसरा आपके पास है, इसको चेंज करते हैं। तो कौन सा पर्टिकुलर एसिड आपको मिलेगा उसका आपको नाम बताना है, ठीक है। ये लो, तो मैंने आपके सामने कई सारे रिएक्टेंट लिखे हैं और आप क्या करो, वन बाय वन सबके आप प्रोडक्ट बना के मुझे बताओ, ठीक है। पॉज करो और प्रोडक्ट बनाओ। तो चलो मैं अब बनाने वाला हूं। तो जैसे मैंने बोला कि ये यहां से टूटेगा, तो बच्चों आपको मिलने वाला है यहां पे बेंजोइक एसिड और साथ में मिलेगा मेथेनॉल। एक तो ये होगा। दूसरा ये यहां से टूटेगा
तो बच्चों आपको मिलने वाला है प्रोपेनोइक एसिड और HCl। तीसरा ये यहां से टूटेगा तो बच्चों आपको मिलने वाला है एसिडिक एसिड और अमोनिया गैस। ठीक है, तो बच्चों एक एसिड ये वाला और एक एसिड ये वाला, तो आपको दो टाइप के एसिड यहां पर मिलेंगे। एक एसिडिक एसिड मिलेगा और एक आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे इजीली। तो समझ में आ गया किस तरह से मैंने इनको बनाया था। आप कोशिश करके देखना एक बार, ठीक है, और इजीली लग जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, कंसेप्ट को पकड़ो आप। ठीक है, चलो अब इंपॉर्टेंट क्या है इसकी, थोड़ा मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको और चीज समझ में आ जाएगी, है ना। हो गया, मिटा दूं? ठीक है, चलो अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ दीज। कौन सी दीज? एस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड एंड एसिड क्लोराइड। इन सब की मैकेनिज्म कैसे होगी? एक जैसी होती है। अब देखिए इन सब में बच्चों देखो क्या ग्रुप हमारे पास है, RC डबल बॉन्ड O एंड यहां पे मैं L लिख देता हूं, L। ये तो चलो हाँ L ठीक है ना, L। हाँ अब देखिए अगर मैं L इक्वल टू Cl लिखता हूं तो क्या बनेगा? एसिड क्लोराइड, है ना। एसिड, आगे लिख देता हूं ना, L इक्वल टू Cl होगा, देखो ऐसे करके L इक्वल टू अगर Cl है तो हमें मिलेगा RCOCl। अगर L इक्वल टू NH2 है तो बच्चों हमें मिलेगा RCONH2 एमाइड। अगर L इक्वल टू RO है, ऐसा है ना ये, तो हमें मिलेगा RCOOR एस्टर। और अगर L इक्वल टू RCOO है तो हमें मिलेगा RCOOCOR, ऐसा एनहाइड्राइड। तो अभी मैंने इन सब ग्रुप को क्या लिख दिया? L। ठीक है बच्चों, और L को हम बोलेंगे लीविंग ग्रुप, यानी L ने निकलना है। अब देखो जब भी इन सबका हाइड्रोलाइसिस होगा तो बच्चों हाइड्रोलाइसिस का जो OH है वो किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो भाई ये बॉन्ड इधर गया, इस पे प्लस आया, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस पे अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पे। तो सिंपल सी बात है, जब एक कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा O-, और इधर आपने OH अटैक किया और इधर L हो गया। अब L को रिमूव हो रहा है तो L बच्चों क्या होगा? देखिए ये बॉन्ड इधर वापिस आ जाएंगे और L निकल के अलग हो जाएगा। तो अब आपको क्या मिलेगा? देखिए RC डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो गया और नीचे आपने OH लगा रखा है और प्लस L माइनस अलग हो गया। और L मैंने आपको क्या बोला था? L क्या है? LEA, लीविंग ग्रुप, निकलने वाला ग्रुप है। ठीक है भाई, तो अभी आपको क्या मिल गया? देखो एसिड मिल गया आपको, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। तो ये तो हो रहा था कि हम इनका हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे और आपको क्या मिल रहा था? कार्बोक्सिलिक एसिड और एक लीविंग ग्रुप L हो गया, तो ये निकलेंगे। ठीक है भाई, समझ में आई बात? अब देखो, अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इनमें से किसका जल्दी होगा और किसका लेट होगा, यानी रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैसे डिसाइड करोगी? एस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड एंड एसिड क्लोराइड में कौन जल्दी हाइड्रोलाइज होगा और कौन लेट में हाइड्रोलाइज होगा, या इन सबका हाइड्रोलाइसिस का ऑर्डर क्या होने वाला है? क्लियर? तो वही हम बात करने वाले, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, अमाइड, एनहाइड्राइड एंड एसिड क्लोराइड, इसका पता करेंगे। ठीक है भाई, चलो
अब देखो, जो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? लिविंग ग्रुप पे। ध्यान रखिए ना, लिविंग ग्रुप पे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और ये तो एक जैसा है, न्यूक्लियोफाइल भी सब में एक जैसा है, तो न्यूक्लियोफाइल पे तो डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन लिविंग ग्रुप अलग अलग टाइप का है, तो लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा। अब लिविंग ग्रुप के किस चीज पे डिपेंड करेगा? देखिए, लिविंग ग्रुप पे बच्चों कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। मान लीजिए अगर यहां पे माइनस चार्ज है और यहां पे प्लस चार्ज है, तो अगर दोनों चार्ज बढ़ेंगे, या हम बोल सकते हैं अगर लिविंग ग्रुप का चार्ज बढ़ रहा है तो दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो लिविंग ग्रुप का निकलना मुश्किल हो जाएगा। समझे मेरी बात? यानी जब लिविंग ग्रुप निकलेगा तो उस पे आ जाएगा माइनस चार्ज। लिविंग ग्रुप पे क्या होगा? माइनस चार्ज। इफ माइनस चार्ज इंक्रीज तो डिक्रीज लिविंग एबिलिटी। अगर माइनस चार्ज लिविंग ग्रुप पे बढ़ता है तो उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा, और अगर माइनस चार्ज घटता है तो ये इजीली निकल जाएगा। तो हमें अब ये चेक करना है कि इन पे माइनस चार्ज किस पे सबसे कम है। तो यानी हम ये बोल सकते हैं सबसे कम माइनस चार्ज, लेस द माइनस चार्ज इन द लिविंग ग्रुप इजली रिमूव। ये तो हुआ, क्लियर हो गया ना? तो माइनस चार्ज जितना कम होगा, दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स उतना बढ़ेगा, तो लिविंग ग्रुप की जो निकलने की प्रोबेबिलिटी है वो आसान हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो अब हम चेक करते हैं कि माइनस चार्ज सबसे कम किसमें है। और बच्चों, जिसमें माइनस चार्ज सबसे कम होता है वो सबसे वीक बेस होता है। तो हमें अब इन सबको वीक बेस के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लगाना है। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है? अब वीक बेस ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं अब वीक बेस। समझ में आ गया ना? चलो थोड़ा नोट करो। बोला क्या है कि यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा द लिविंग ग्रुप कितना जल्दी निकल रहा है, और लिविंग ग्रुप कितना जल्दी निकल रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? कि लिविंग ग्रुप के माइनस चार्ज पे। अगर जब आप लिविंग ग्रुप के माइनस चार्ज को घटाओगे तो उतना आसानी से वो निकल जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? फास्ट होगा, है ना? और जितना माइनस चार्ज उस पर ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना स्लो होगा। आप देखिए, जितना लिविंग ग्रुप पे माइनस चार्ज कम होगा तो वो उतना क्या होगा? वीक बेस होगा, क्योंकि बेस क्या होते हैं? माइनस चार्ज वाले। क्लियर हो गया? चलो मिटा दो इसे। हाँ ठीक है भाई। चलो अब देखो, है ना, अब इन सबको वन बाय वन ले लो। अब इनको तो मैं यहां से हटा देता हूं, है ना? ठीक है, चलो यहां पे लिख देते हैं Cl माइनस NH2 माइनस RO माइनस NRCOO माइनस। ये सारे लिविंग ग्रुप हैं। अब बच्चों, इनमें हमें क्या ढूंढना है? वीक बेस ढूंढना है ना। जो जितना वीक बेस होगा, या जिस पर माइनस चार्ज सबसे कम होगा, वो उतना जल्दी निकलेगा। अब वीक बेस ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है, इन सबको आप एसिड बनाओ। और एसिड कैसे बनाओगे बच्चों? जब हम इन पे प्लस चार्ज को ऐड करेंगे। तो मैंने हाइड्रोजन ऐड किया तो बच्चों ये बना HCl, इस पे अटैक ऐड किया तो ये बना NH3, ये बना एल्कोहल, और ये बना कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे बन गए। ठीक है, अब देखो, ये अगर बेस है तो ये इसका कंजुगेट एसिड है, ये तो हुआ ना, और ये एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस है। कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब देखो, जितना एसिड स्ट्रांग होगा उतना कंजुगेट बेस वीक होगा। ये कंसेप्ट आपने एसिड बेस थ्योरी में पढ़ा होगा। ठीक है, और जितना बेस स्ट्रांग होगा उतना ये वीक होगा। क्लियर हो गया? तो अब हमें क्या देखना है कि जितना स्ट्रांग एसिड होगा उसका बेस उतना ही वीक होगा, और जितना वीक बेस होगा
वो उतनी जल्दी रिमूव होगा, तो उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्लियर? तो अब ढूंढते हैं कि सबसे वीक बेस कौन है या इनका ऑर्डर कौन है। ठीक है, ऑर्डर किस तरह से, अब देखो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास है HCl, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका मतलब ये Cl सबसे वीक बेस है इसमें, तो Cl का नंबर आ गया सबसे पहले, यानी Cl सबसे फास्ट निकलेगा। उसके बाद बच्चों सबसे अच्छा एसिड उसके बाद है RCOOH, तो RCOOH उसके बाद बेस आ गया। उसके बाद कौन सा अच्छा एसिड है, एल्कोहल, तो उसके बाद आ गया RO-, और लास्ट में आता है अमोनिया, तो NH2-। तो ये हमारे पास अब रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस का ऑर्डर आ गया, यानी जिसमें लिविंग ग्रुप Cl होगा उसका हाइड्रोलाइसिस सबसे फास्ट होगा। तो लिविंग ग्रुप कौन सा है भाई, Cl किसमें है, RCOCl, तो सबसे पहले ये हाइड्रोलाइज होगा। उसके बाद लिविंग ग्रुप RCOO किसमें है, एनहाइड्राइड में, उसके बाद एनहाइड्राइड का, उसके बाद एल्कोहल का, और सबसे लास्ट किसका होगा, एमाइड का। तो इस तरह रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस आप पता कर सकते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलो तो मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना। तो जो हमारा रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस होगा वो RCOCl, RCO का होल ट्वाइस एनहाइड्राइड, RCOR एस्टर एंड RCONH2। तो ये हमारा क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्लियर हो गया? और ये पूरी थ्योरी मैंने आपको बता दी कि कैसे मैंने ये निकाला है पूरा के पूरा, है ना। तो समझ में आ गया कि किस तरह से रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस मैंने इन सब का डिसाइड किया है, कंजुगेट एसिड बेस भी लगाया है, लिविंग ग्रुप के बारे में भी देखा है। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो चलो आज मैंने आपको ये 5 केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दिए। ठीक है, आप इन 5 को पढ़िए, जहां पे समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला वीडियो आपको मैं जल्दी देने वाला हूं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।